हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें जो ऑफिशियल एनसीईआरटी की बुक्स हैं सोशल स्टडी की या सोशल साइंस की, उनकी थ्योरी हम लोग कवर कर रहे हैं। थ्योरी प्लस हमने पीवाईक्यू ऐड कर दिए हैं, यानी कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न पीछे पूछे गए हैं 2023-24 में, उन प्रश्नों को भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद फिर इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हम समझेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी एक एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी कैसे गति करती है, कैसे पृथ्वी पर दिन और रात होता है, कैसे ऋतुओं में चेंजेस होते हैं, कैसे हमारे दिन बड़े रातें छोटी, रातें बड़ी दिन छोटे हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस क्लास में समझने वाले हैं। एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, और जो बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हम 3 बार सीटेट दे चुके हैं, हम 4 बार सीटेट दे चुके हैं लेकिन हमारा क्रैक नहीं हो रहा है, तो देखिए एक ही मूल मंत्र है, और वह मूल मंत्र है आपका कि आप एनसीईआरटी को ना छोड़ें का मतलब ये है इसके सिवाय किसी दूसरे को ना पकड़ें। सिर्फ और सिर्फ यदि आपका एसएसटी का सब्जेक्ट है, यही कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को ही पढ़िए। यही आपका बेस है, यही आधार है, इसी के बेस पे आप अपना सीटेट क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, पूरा पेपर यहीं से पूछा जाता है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की है सर? 2 प्रकार की है। ठीक है, 2 प्रकार की है। एक तो घूर्णन है, दूसरा परिक्रमण है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ध्यान दीजिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। ठीक है, पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें ताकि आप इम्पॉर्टेंट लाइंस को लिखते जाएं। हम नोट्स तैयार करवा रहे हैं, जल्दी ही आपको एसएसटी के नोट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। 2 चीज़ें हो गई। पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना घूर्णन हो गया, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में घूमना परिक्रमण हो गया। ठीक है, समझिए पॉइंट को। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन में लगा देता है वास्तविक कर देता है। काल्पनिक की जगह वास्तविक कर देगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे काल्पनिक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसके कक्षीय सतह से कितना कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। अभी हम नीचे कोण देख लेंगे जहाँ पे बना हुआ है। ओके, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। नोट करते चलिए। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। अगर पृथ्वी का अपना खुद का प्रकाश होता तो हम रात में लाइटें नहीं जलाते, हमें रात में बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। पृथ्वी जैसे ही शाम होती है पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चित्र 3.2 में अभी हम समझेंगे। ठीक है, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है, या जब ये गोला है इधर सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो ये जो साइड वाला भाग ये बचा, ये तो साइड में हो गया ना, तो यहाँ पे अंधेरा छाया रहता है, यानी कि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर रहता है यहाँ पे रात होती है। ओके, तो जब क्या कह रहा है कि सूर्य की ओर वाले भाग में तो दिन हो गया, दूसरा भाग जो सूर्य से दूर है वहाँ रात हो गई। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह प्रश्न भी एक बार सीटेट में पूछा गया है, प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं।
तो वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करने का काम करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। ये जो वृत्त है प्रदीप्ति वृत्त, ये अक्ष के साथ नहीं मिलता। कैसे नहीं मिलता कि यहाँ पे देखिए, ये नीचे ये है प्रदीप्ति वृत्त। वृत्त बनता है इस तरीके से, प्रदीप्ति वृत्त बना हुआ है और यहाँ पे पृथ्वी का अक्ष है, ये उससे मैच नहीं कर रहा है, ये उससे नहीं मिल रहा है। ठीक है, अक्ष के साथ नहीं मिलता। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है अपने अक्ष पर। ठीक है, ये पृथ्वी का क्या है, अक्ष है। इसको पूरा रोटेट होने में कितना समय लगता है, 24 घंटे। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है जब ये रोटेट करती है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अब यहाँ पे आपके सामने पिक्चर दी हुई है। पिक्चर में ये कहता है, पहले हमने अभी ऊपर एक लाइन पढ़ी थी कि जो पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी का अक्ष जो है वो एक काल्पनिक रेखा है। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे वो 66.5 डिग्री का कोण दिया हुआ है। यह है पृथ्वी का कक्षीय समतल और यहाँ पे ये क्या है, ये कक्षीय सतह यह है इसका। तो इससे इस तरीके से ये क्या करती है, 66.5 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। ओके, इतनी बात हो गई। और हमने लाइन ये पढ़ी थी कि वो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, ये वाला समतल, उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। यहाँ पे ये जो पिक्चर है वो क्या बता रही है, ये बता रही है कि ये हमारी पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पे सूरज निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ से जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो भाई जैसे जो पृथ्वी है वो लगभग गोले के आकार की है, जैसा अभी हमने पढ़ा। तो इसके जिस साइड में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उधर क्या होगा, उधर दिन हो जाएगा। और जहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ेगा ये वाली साइड जो है यहाँ पे रात हो जाएगी। आप कोई बड़ी बॉल लीजिए, अपने घर में प्रयोग करके देखना। कोई बड़ी बॉल लीजिए, उसके एक साइड में टॉर्च मारिए, तो वो जो बॉल होगी जिधर टॉर्च पड़ेगा यहाँ पे, तो ये बॉल क्या होगी, खूब शाइन करेगी, यानी कि यहाँ पे प्रकाश हो जाएगा। जहाँ पे और इसकी अपोजिट साइड क्या होगा, यहाँ पे अंधेरा छाया रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच रहा है वो रात हो जाती है और जहाँ प्रकाश पहुँच रहा है इस साइड में यहाँ पे दिन हो जाता है। ये वाली लाइन नोट करके रख लो। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है, परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। किसने बताया, प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री हैं आर्यभट्ट, उन्होंने बताया था पृथ्वी गोल है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी अपने अक्ष पर ये रोटेट करती है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लिखा है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। भाई ये पृथ्वी है, इधर सूरज है, अब ये मान लीजिए रोटेट नहीं करती है, ये नहीं घूमेगी और इधर सूर्य निकला हुआ है, तो क्या होगा। भाई सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, ये रोटेट करना ये बंद कर दे तो इधर हमेशा प्रकाश रहेगा, इधर हमेशा दिन रहेगा और इधर अपोजिट साइड इधर हमेशा रात ही रहेगी, कभी इधर उजेला नहीं होगा अगर ये रोटेट करना बंद कर दे। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइफ को क्या चाहिए, जीव को चाहिए उसे थोड़ी गर्मी भी मिले और जो है उसको ठंड भी मिले, दोनों चीज़ें चाहिए। एक ही चीज़ मिलेगी तो जीवन पॉसिबल नहीं है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था, यानी कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति जो होती है उसको परिक्रमण कहा गया है और इस परिक्रमण की वजह से ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 होल 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है।
हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ष 365 दिन मानते हैं, ये 1/4 हटा देते हैं और सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। ये 6 घंटे हम क्या करते हैं, जोड़ते चले जाते हैं और फिर लास्ट में इसको ऐड करके 24 घंटे का एक दिन बना करके 366 दिन कर देते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिला करके एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इसका जो एक्स्ट्रा दिन हो जाता है वो हम फरवरी में ऐड कर देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है, क्योंकि एक दिन वो हर साल का बचा हुआ बढ़ जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ओके, चलिए यहाँ पे चित्र है ऊपर एक 3.3। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यहाँ पे चित्र 3.3 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, और इस चित्र से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे चैप्टर 2 में वो एक चित्र था जिससे कितने सारे प्रश्न पूछे गए थे, है ना, उसमें जिसमें हमने आपको समझाया था उष्णकटिबंध, विषुवत वृत्त, मकर रेखा। तो उसी तरीके से यहाँ पे इस चित्र से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं, यानी कि जब पृथ्वी का परिक्रमण होता है तब ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे पॉइंट ये कह रहा था कि जो पृथ्वी है वो दीर्घवृत्ताकार है। कैसी है प्यारे दोस्तों, दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यहाँ बीच में सूर्य को रख दिया है और ये पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लग रहा है। ओके, दूसरी बात है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे चित्र को हम समझते हुए चलेंगे। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पृथ्वी देखिए यहाँ भी इस तरीके से, यानी कि इधर की तरफ झुकी हुई है। यहाँ देखेंगे तो इधर की तरफ झुकी हुई है, यहाँ देखेंगे तो इधर की तरफ झुकी हुई है, यहाँ देखेंगे तब भी इधर की तरफ ही झुकी हुई है। यानी कि पृथ्वी जो है ये पूरे कक्ष में एक ही डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में क्या है, झुकी हुई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है, आपने देख लिया। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। एक यानी कि 12 महीने होते हैं। 4 महीने गर्मी कर दी, 4 महीने सर्दी, 4 महीने बसंत ऋतु, 4 महीने शरद ऋतु, 12 महीने पूरे हो गए। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन आएगा सूर्य के चारों तरफ तो फिर ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम चीज़ों को और बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये पैराग्राफ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से लेकर के और ये इतना जो पैराग्राफ है यहाँ तक, इतना ही है और ये बहुत काम का है। देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका है। 21 जून कहाँ है भाई, ये रहा 21 जून। उत्तरी गोलार्ध ये रहा, किधर झुका हुआ है, इधर झुका हुआ है। किधर, यानी कि सूर्य की तरफ ये झुका हुआ है। और सूर्य की किरणें जो हैं वो कर्क रेखा पर यहाँ पे क्या है, सीधी पड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं फिर समझते हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। जाहिर सी बात है, जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहाँ गर्मी अधिक होगी, ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। मैंने आपसे बताया था, कल भी हमने बहुत अच्छे से समझाया था कि ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हल्का हल्का हो जाता है। ये जो बीच का क्षेत्र होता है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश क्या होता है, ज़्यादा पड़ता है, ऊष्मा अधिक यहाँ पे प्राप्त होती है। और ये जो ध्रुव होते हैं इनके पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो किरणें तो पड़ती हैं लेकिन उनमें पावर नहीं होता। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन,
21 जून को क्या होता है, इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ये कह रहा है कि जैसे 21 जून की बात हो रही, इसको उत्तर अयनांत कहा गया है। कहा गया है उत्तर अयनांत। 21 जून को ये जो क्षेत्र होते हैं इनमें सबसे लंबा दिन यहाँ पे होता है, सबसे छोटी रात, और इस कंडीशन को उत्तर अयनांत कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये कह रहा है कि उत्तर ध्रुव जो है ये वाला, ये सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग क्या होता है कि 6 महीने तक यहाँ लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध, ये वाला उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी यहाँ पे प्राप्त होती है, क्योंकि भाई ये झुका ही इस तरीके से है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है। अगला स्टेप पढ़ेंगे हम तो आगे समझेंगे। 22 दिसंबर को समझिए क्या कहता है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने की वजह से मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कब की बात हो रही है, 22 दिसंबर की। अब चित्र आपके सामने है, बात हो रही है 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर को क्या है कि दक्षिण ध्रुव, ये वाला, ये दक्षिण ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इसका ये जो पोर्शन है इधर वाला, ये सूर्य की तरफ ज़्यादा है। सूर्य की तरफ झुके होने के कारण मकर रेखा पर, मकर रेखा कहाँ पे होती है हमारी, मकर रेखा ये वाली यहाँ पे मकर रेखा होती है। ये मकर रेखा पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, क्योंकि हमारी जो मकर रेखा है वो कहाँ है, वो दक्षिणी ध्रुव पर ही है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ही है। तो यहाँ पे जो बहुत बड़े भाग में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और यहाँ पे छोटी रातों वाली गर्मी भी होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, और इस तरीके से फिर हम और आगे बढ़ेंगे। इतनी बात हो गई, चलिए यहाँ तो हो गया ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, दक्षिण अयनांत कहा जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है, दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ रही हैं और ये इस कंडीशन को दक्षिण अयनांत नाम दिया गया है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि 22 दिसंबर में इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी दिन जो है वो लंबे दिन और छोटी रातें हो जाएंगी। ठीक है, लंबे दिन और छोटी रातें हो जाएंगी। और इससे ऊपर हम क्या समझ रहे थे कि यहाँ पे 21 जून को सबसे लंबा दिन हो जाता है, सबसे छोटी रात हो जाती है। यहाँ पे लंबे दिन हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी, वो भी ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत नाम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है इसी वजह से। 21 मार्च एवं 23 सितंबर की बात करेंगे। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर। अब हम बात करेंगे यहाँ की 21 मार्च और 23 सितंबर की। ओके, चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। पहले पढ़ लीजिए फिर समझा देते हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका है, अभी हम आपको दिखा देंगे, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। कब? 23 सितंबर को, अभी हम पिक्चर में दिखा देंगे। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति ठीक इसके विपरीत हो जाती है। जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा, घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, परिक्रमण की वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब आइए ऊपर थोड़ा इसके बारे में समझाएं, फिर हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हम लोग। अब यहाँ पे कह रहा था पॉइंट हमारा कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। ये देखिए सूर्य की किरणें इधर पड़ रही हैं, यहाँ पे ऐसे सीधी पड़ रही हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव, ना तो उत्तरी ध्रुव ना ही दक्षिणी ध्रुव, ना तो उत्तरी ध्रुव ना दक्षिणी ध्रुव, कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं है। ओके,
इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। इसको क्या नाम दिया गया, इसे विषुव नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया, इसे विषुव नाम दिया गया है। फिर 23 सितंबर की अगर हम बात करें तो 23 सितंबर को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है, इधर क्या है, सॉरी ये उत्तरी गोलार्ध है, इधर क्या है, शरद ऋतु होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे बसंत ऋतु हो जाती है। 21 मार्च को स्थिति क्या होता है कि इसके विपरीत हो जाती है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, यहाँ पे बसंत ऋतु हो जाती है और दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु हो जाती है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि घूर्णन की वजह से दिन रात होता है, परिक्रमण की वजह से ऋतुओं में चेंजेस आ जाते हैं। तो इतनी बात यहाँ पे क्लियर होती है। इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप स्वयं करेंगे। सीटेट में जो प्रश्न पूछे गए वो मैं आपको करा देता हूँ। बहुत बेहतरीन प्रश्न रिसेंटली अभी पूछा गया है सीटेट में। कहता है इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है, क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण या फिर पृथ्वी के परिक्रमण एवं घूर्णन। अच्छा, ये सीक्वेंस देखिए, यहाँ पे दिन एवं रात पहले है, ऋतुएं बाद में है। फिर यहाँ पे चेंजेस किया है, घूर्णन पहले है, परिक्रमण बाद में है। यहाँ परिक्रमण पहले है, घूर्णन बाद में है। तो आपको भी ध्यान रखना है, दिन और रात पहले है यानी कि घूर्णन पहले आना चाहिए, घूर्णन पहले आ गया। ऋतुओं में परिवर्तन किसकी वजह से होता है, परिक्रमण की वजह से होता है, तो रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। तो हम क्या करेंगे, घूर्णन की वजह से दिन रात हो गया, परिक्रमण की वजह से ऋतुओं में परिवर्तन हो गया। इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा सिंपली राइट हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा जो कि कहता है कथन ए बी को पढ़िए। 21 जून को उत्तर आयनांत होता है और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। दक्षिण अयनांत 22 जनवरी को होता है तथा कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें बताना है। तो प्रश्न आपके दिमाग में होगा, प्रश्न क्या कह रहा था, ऑप्शन ए हमारा कह रहा था कि 21 जून को उत्तर आयनांत होता है। 21 जून को उत्तर आयनांत होता है। ठीक है, हम आधा तो ऑप्शन मान लेते हैं। फिर आगे लिखा था कि 21 जून को उत्तर आयनांत होता है तथा मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। नहीं, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो मकर की जगह इन्होंने कर्क की जगह मकर करके पूरा ऑप्शन तितर बितर कर दिया, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि 21 जून को जो है कि उत्तर अयनांत होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इन्होंने कहा कि मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए इनका ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आपके दिमाग में होगा, अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन कह रहा था कि 22 जनवरी को, क्या कह रहा था कि दक्षिण अयनांत 22 जनवरी को होता है। 22 जनवरी को नहीं होता सर, 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत होता है। यहीं से इनका ऑप्शन कट गया। और ये कह रहे थे ऑप्शन में कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जी नहीं, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं 22 दिसंबर को। ठीक है, तो इनका जो ऑप्शन बी था वो भी गलत हो गया। इस तरीके से हमने इसको समझ लिया, यानी कि ये भी ऑप्शन जो है ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी कि ए और बी दोनों गलत हैं। सही कब होते सर, सही तब होते प्यारे दोस्तों जब यहाँ पे कर्क किया होता है इन्होंने, यहाँ पे 22 दिसंबर किया होता और यहाँ पे मकर किया होता, तब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता। चलिए, तब दोनों ऑप्शन सही हो जाते। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी हमने 22 दिसंबर के बारे में ठीक से पढ़ा है। कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, या फिर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? आइए 22 दिसंबर के बारे में थोड़ा और जान लीजिए, तो प्रश्न हमारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा था कि 22 दिसंबर से संबंधित 4 ऑप्शन हमको दिए गए थे, कह रहा था कि इनको सही बताइए। पहला ऑप्शन था कि कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करती है। तो प्यारे दोस्तों, सूर्य की किरणें जो है कि 22 दिसंबर की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा नहीं, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इन्होंने मकर की जगह कर्क करके ऑप्शन गलत कर दिया, ये हमारा
गलत हो जाता है। बी ऑप्शन इनका कह रहा था कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जबकि कर्क रेखा पर नहीं मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए ऑप्शन बी भी इनका गलत हो गया। सी ऑप्शन कह रहा था कि दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए ये ऑप्शन सी इनका सही हो गया। ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा था कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, तो डी भी ऑप्शन इनका जो है वो सही हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी और डी सही हो गया, ए और बी दोनों कट गए। क्यों कट गए? क्योंकि यहाँ पे कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती हैं, ये गलत है। यहाँ पे मकर रेखा पर, कर्क की जगह क्या कर देते, अगर ये मकर कर देते तो ऑप्शन इनका सही हो जाता। फिर कह रहा था कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, कर्क रेखा पर नहीं मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन के गलत हो जाते हैं। ऑप्शन सी और डी राइट हो जाता है। जब ये जो पैराग्राफ जिससे हम अभी समझा रहे थे, जब इसको आप ठीक से समझने बैठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपके दिमाग में ये घुस जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिनों एवं रातों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं, नहीं, घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। क्या ये बात सही है? अब इसमें कितने ऑप्शन आपके सही हैं, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, समझिए इस पॉइंट को। अभी हमने आपको समझाया था कि घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। किसके कारण? घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे परिक्रमण के कारण, अगर यहाँ ऋतुएं होती, पर क्योंकि परिक्रमण की वजह से ऋतुओं में परिवर्तन आता है, तो ये सही हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, कब की बात हो रही है? 21 जून को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी भी हमारा राइट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन बी और सी राइट हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहें, 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात, बराबर दिन रात, सबसे छोटा दिन, सबसे लंबी रात, या फिर निरंतर प्रकाश का अनुभव होगा। जो प्रश्न है हमारा वो दक्षिणी गोलार्ध से संबंधित है। ये कहता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात हो जाती है। यहीं अगर उत्तरी की जगह हम दक्षिणी में चले जाएंगे, अगर हम उत्तरी की जगह दक्षिणी में चले जाएंगे क्योंकि प्रश्न हमारा दक्षिणी गोलार्ध से संबंधित पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। तो सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में हैं, जैसा कि प्रश्न हमसे पूछ रहा है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा और वही ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, सबसे छोटा दिन सबसे लंबी रात हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? ऋतुओं में परिवर्तन किस वजह से आता है? तो ऋतुओं में जो परिवर्तन आता है, इसमें सूर्य का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, सूर्य का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, इसकी वजह से क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन आता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? पृथ्वी दिन का मतलब है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय पृथ्वी दिन कहलाता है। आपने पृथ्वी दिन अभी पढ़ा था, देखिए साफ साफ लिखा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन का ये जो समय काल है उसको पृथ्वी दिन कहा गया है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय पृथ्वी दिन कहलाता है। अगला प्रश्न फिर हमारा 21 मार्च और 23 सितंबर से रिलेटेड पूछ रहा है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि दिन और रात बराबर होते हैं? इसके पीछे कारण यह है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है, और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। ये पूरा स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ लिखा है,
साफ साफ 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इस कंडीशन को विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुव नाम दिया गया है। इस तरीके से ऑप्शन जो ए है वह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रदीप्ति वृत्त क्या है? प्रदीप्ति वृत्त का मतलब है कि ग्लोब पर वो वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अगला प्रश्न पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय पृथ्वी दिन कहलाता है। जो भी चैप्टर्स हम पढ़ा रहे हैं उनको अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। प्रश्न कहता है विषुव का तात्पर्य क्या है? अभी हमने आपको पीछे समझाया था कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं तो फिर इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं जिससे हम विषुव कहते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन और रात को विषुव नाम दिया गया है। इस तरीके से इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने प्रश्न हो सकते थे हमने आप तक पहुंचाए। प्यारे दोस्तों, कैसे रही क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।